बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। आवाज़ की प्रॉब्लम है। ऑन तो किए हैं, आ रहा है ना। चलिए फिर से शुरू करते हैं। चलिए फिर से, शायद साउंड की प्रॉब्लम है, फिर से मैं यहाँ पर बोलता हूँ, है ना। तो ये क्लास जो 3 है, या जो बैच नंबर जो 3 है, बैच नंबर 3 की ये क्लास इंडिविजुअल लगी हुई है। और जैसा कि आपको जानकारी होगी ही कि इसमें हम लोग को जो चैप्टर अलॉट हुआ है उसका नाम क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर को आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बुलाते हैं, इसे लोग आम बोलचाल की भाषा में एनिमल टिश्यू बुलाते हैं। और क्लास 11th के सिलेबस को अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 7 है। और चैप्टर नंबर 7 को अगर आप देखें तो ये ओके है, आ गया। चलिए, तो एनिमल टिश्यू चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। फिर से इंट्रोडक्शन से शुरुआत करना होगा। जैसा कि आपसे मेरी मुलाकात अभी प्रीवियस क्लास में हो ही चुकी है, आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि किस तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। जो भी मेडिकल साइंस के एस्पायरेंट हैं उनको समझने पर ज़्यादा ध्यान देना ऑलवेज, है ना। खासकर जूलॉजी पोर्शन अगर आप देखेंगे, जूलॉजी ऐसे कहने के लिए तो लगता है कि सारे एनिमल्स की इसमें पढ़ाई हो रही है, लेकिन जूलॉजी का जो 80% हिस्सा है ना, वो ह्यूमन से जुड़ा हुआ पोर्शन है आपकी किताब में। चाहे वो क्लास 11th की बुक को अगर आप देख लें या क्लास 12th की बुक को अगर आप देखेंगे, तो खासकर जो जूलॉजी पोर्शन उसमें भी जो 80% हिस्सा सिर्फ ह्यूमन से जुड़ा हुआ पोर्शन आता है। तो क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना होता है। एक टिश्यू से रिलेटेड पोर्शन है जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में। वैसे ही बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स आते हैं, इसको लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा करते हैं। क्लास 12th में देखेंगे तो डिजीज से रिलेटेड, मतलब पैथोलॉजी से रिलेटेड भी चैप्टर्स वहाँ पर आते हैं। तो इन्हीं चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला आ रहा है एनिमल टिश्यू। एनसीईआरटी को ऑलवेज आपको मोल देना ही होगा, आपको वैल्यू देना ही होगा। एनसीईआरटी के किसी भी लाइंस को जनरली हम लोग को फॉलो करना है और कोशिश यही करना है कि भले ही गलती ही सही, अगर उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, छोटी मोटी गलती है तो उसको हम लोग फॉलो कर लें। क्योंकि जो नीट के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो नंबर्स जो काउंट किए जाते हैं, एग्जैक्टली एनसीईआरटी के लाइन से अगर निकाला हुआ लाइन है या क्वेश्चन है, तो उसके लाइन में कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, उसको जनरली वो सही मान लेता है ना। तो यहाँ पे एनसीईआरटी आपको फॉलो करना एक मैंडेटरी चीज़ है। एनसीईआरटी के अलावा आपको जो जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने हैं वो खुद मैं यहाँ पर आपसे तय कर लूँगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। और कुछ अगर प्रॉब्लम फील हो तो आप संग संग क्वेश्चन पूछने की आदत डाल लें तो ज़्यादा अच्छा। नोट्स के बारे में है, एनिमल टिश्यू का जो नोट्स है आपको मिल जाएगा, है ना। एनिमल टिश्यू के जो नोट्स हैं बहुत लोगों को मिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा हद तक मिले हुए हैं, लेकिन एक पोर्शन आएगा जब उसके बाद से नोट्स एनिमल टिश्यू में भी अवेलेबल नहीं होगा। खासकर ब्लड के बाद से आपको नोट्स अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद के जो पोर्शंस होते हैं कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ बहुत थोड़े बहुत मेमोरी पोर्शंस होंगे जरूर आपको नोट्स मिल जाएगा, लेकिन जहाँ कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस होंगे उसके नोट्स आपको खुद बनाने होंगे, अपने भाषा में बनाने होंगे। क्योंकि जिन चीज़ों को आप समझकर अपने लैंग्वेज में लिखते हैं वही चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती हैं। अगर आप किसी के द्वारा दिए गए लाइंस को अगर आप दिमाग में रटने की कोशिश करेंगे तो लंबे समय तक वो प्रिजर्व नहीं रहेगा। तो बेहतरीन तरीका यही है कि समझें, उसे महसूस करें, अपने भाषा में उसको लिखने की कोशिश करें, अपने तरीके से लिखने की कोशिश करें। वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और वही काम भी आता है। तो डॉक्टर्स हमेशा रट के नहीं बनना है, समझ के बना जाता है। और समझना तभी पॉसिबल है जब आप ध्यान से सुने, और लिखना भी तभी पॉसिबल है जब आप ध्यान से समझें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। तो हेडिंग हम लोग फिर से वापस आते हैं और अब बातचीत पर कम ध्यान देते हैं, सीधे कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग बढ़ाते हैं।
एक ही कॉपी में लिखना है, ये तो डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। एक ही कॉपी में लिखना है, अगर आपको लगता है कि एक ही कॉपी में लिखने से काम चल रहा है तो भी ठीक है। अगर आप नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि चैप्टर वाइज अलग अलग पतली पतली कॉपी आप बना सकते हैं, है ना, कि हर चैप्टर के लिए जैसे एक पतली काफ़ी पतली सी कॉपी, उसमें एक चैप्टर है, दूसरे कॉपी में दूसरे चैप्टर हैं, इसमें उसको कैरी करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बनाना चाहेंगे। क्वेश्चन असाइनमेंट्स जो है ना आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैटर करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके असाइनमेंट्स मैटर करते हैं, जहाँ पर सर आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं। यहाँ के बारे में आपको बायोलॉजी के बारे में, खासकर जूलॉजी के बारे में ही मुझे बात करना होगा, क्योंकि बायोलॉजी में तो बॉटनी भी आता है। बॉटनी के बारे में आपको बिल्कुल कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन जूलॉजी के पोर्शन में आपको यही कहूँगा कि एनसीईआरटी के लाइन्स आप पढ़ रहे हैं, संग संग इस क्लास में आपको जो पढ़ाई जा रही है आप इन चीज़ों को भी पढ़ रहे हैं। अब पढ़ने के बाद तत्काल क्वेश्चन बनाने की कोशिश ना करें, है ना, क्योंकि हो सकता है कि किन्हीं चीज़ों को हम लोग बहुत पहले, जैसे एनसीईआरटी में जो भी अरेंजमेंट है, एनसीईआरटी में अगर किसी सीरीज में किसी खास चीज़ों को लिखा गया है, मेंशन किया गया है, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग भी सेम सीरीज पढ़ें, क्योंकि हम लोग को अगर आवश्यकता महसूस होगी तो बाद के चीज़ को भी पहले पढ़ते नजर आएंगे, आवश्यकता महसूस बाद में होगी तो पहले की चीज़ों को भी हम लोग बाद में पढ़ते हुए नजर आ सकते हैं ना। यानी हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसको प्लेसमेंट करेंगे। और एनसीईआरटी की ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाद में लिखे जाने वाली चीज़ों को पहले लिख बैठता है, पहले बताई जाने वाली चीज़ों को काफ़ी बाद में कहता है। एनसीईआरटी की सब प्रॉब्लम रही है ना। तो हम लोग को क्या करना है, उसको अपने सीरीज में यहाँ पर बनाना है। और मेरी कोशिश यही होगी और आपको सलाह भी होगी कि जब हर दिन जिन पोर्शंस को समाप्त कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको समझें, उसको दिमाग में कॉन्सेप्ट को बैठाने की कोशिश करें, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना बढ़ें। क्योंकि जब आप किताब में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं, वो तभी सॉल्व होंगे जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे असाइनमेंट जैसा कुछ खास पोर्शन आएगा नहीं आपके पास। आप बस इंतजार करें किसी चैप्टर के फिनिश होने का या किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के फिनिश होने का, जिसके बाद आपके उसके क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो चलिए मैं आपको खुद बता दिया करूंगा जब भी ऐसा कुछ खास पॉइंट यहाँ पर आएगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब इसके पहले के सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, तो मैं आपको जरूर वहाँ पर एक सजेस्ट करूंगा, सजेशन दूंगा कि अब आप यहाँ तक के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें, वो जरूर बनेगा आपसे। तो मेरे उस लाइन का आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको जरूर बीच बीच में गाइड किया करूंगा, है ना। तो चलिए आगे देखता हूँ। आपके क्वेश्चंस हैं, थोड़े से क्वेरी मैं देख ले रहा हूँ। पहले सर मेरा मतलब था ब्रीदिंग और एनिमल टिश्यू का। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो अलग अलग देखिए, ऐसे भी सिंपल आप ब्रीदिंग वाले चैप्टर को पढ़ चुके, थोड़ा सा शुरुआत हो चुका, अब बीच में आप एनिमल टिश्यू रखेंगे तो एक जगह कंटेंट्स रहेंगे नहीं तो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो बेहतर होगा कि ब्रीदिंग के लिए एक पतली से अलग कॉपी बना लें, एनिमल टिश्यू के लिए एक अलग कॉपी बना लें। ऐसा ही अगर किसी नए चैप्टर में जाएंगे तो उसके लिए अलग कॉपी बना लें। ये खासकर ऑनलाइन क्लासेज में आपको थोड़े से इस पैटर्न से चलने पड़ रहे हैं, लेकिन एक बार जब ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तो ओबियसली एक सीरीज में ही चला करेगा, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो समाधान है। कोविड-19 वायरस, बड़ा अच्छा नाम आपका रखा, नाम आपका काफ़ी पसंद आया मुझे। मैं कोशिश करूंगा मैं भी अपना नाम चेंज करके आपकी तरह रख लूँ। तो प्रॉब्लम है बहुत चैप्टर स्टार्ट हो गया है। चलिए मेरे, अब आपने प्रॉब्लम पूछा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम है कि बहुत चैप्टर एक बार में स्टार्ट हो गया है। इमेजिन कीजिए डॉक्टर किसे कहते हैं, फर्स्ट ईयर की बात मैं आपके थोड़े से कंपेयर कर रहा हूँ। आज आप मान लेते हैं कि 11th में होंगे, मुझे नहीं पता आप टारगेट में हैं, फाउंडेशन बैच में हैं, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप फाउंडेशन बैच में, आप 11th क्लास को भी पढ़ेंगे। एक साल 11th के बाद आप अगले एक साल 12th में आप पढ़ेंगे, 2 साल। उसके बाद आपकी एडमिशन, मान लेते हैं आप क्वालिफाई कर जाएं, होपफुल हूँ कि आप क्वालिफाई जरूर करें, मेरी उम्मीद होगी आप क्वालिफाई आगे करेंगे तो आप फर्स्ट ईयर MBBS से पहुँचेंगे। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस, यानी कि मात्र 2 साल बाद आप MBBS फर्स्ट ईयर में रहेंगे। थोड़ा सा कंटेंट को कंपेयर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आपके क्लास 11-12th में जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री है या बायो है, साइंस की किताबों की मैं बात कर रहा हूँ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की सारी किताबों को जब आप जोड़ देंगे क्लास 11-12th की, तब जाके इमेजिन कीजिए एक मोटी सी किताब बनेगी। और जब आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो इतने मोटे मोटे लगभग 4 से 5 किताब आपको हर साल पढ़ने होंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि किस तरीके से आपको पढ़ने की आदत डेवलप करने हैं। इसलिए अगर आपको ये कंसर्न है कि इतने सारे चीज एक साथ शुरू हो गए हैं, तो ये कंसर्न दिमाग से आपको निकाल दीजिए। ये स्ट्रगल का फेज है, आपको इतने सारे क्या, इससे भी बहुत सारे चीज आपके दिमाग में ऑलवेज आते जाएंगे और आपको उसकी आदत डालनी होगी। क्या कभी आपने सोचा है कि एक डॉक्टर आज बैठा हुआ है कि आज मुझे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम देखने हैं? नहीं, एक जनरल फिजिशियन किसी भी चीज के लिए बैठा हुआ है। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कुछ भी लेकर उसके सामने अपनी परेशानी गिना सकते हैं। कोई अपने डाइजेशन की परेशानी लेकर गया है, कोई अपने रेस्पिरेशन की परेशानी लेकर गया है, कोई सर्कुलेशन की परेशानी लेकर गया है। तो डॉक्टर का काम ही होता है कि पूरे शरीर को एक संदर्भ में ऑलवेज दिमाग में रखता है। ये नहीं कि आज वो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के बैठा हुआ है,
कल उसी रेस्पिरेशन की जानकारी लेकर बैठा हुआ, ऐसा नहीं होता है ना। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर जनरेट कीजिए। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अगर सारे सिस्टम्स की पढ़ाई भी अगर किसी वजह से शुरू हो जाए तो भी टेंशन नहीं है, और खुशी की बात है, और बेहतर कॉन्सेप्ट आपका गेन होगा, क्योंकि सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं। लास्ट में आप देखेंगे भी कि भले आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से पढ़ रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से पढ़ रहे हो, सर्कुलेटरी अलग से पढ़ रहे हो, या टिश्यू अलग से पढ़ रहे हो, लेकिन जब आपका सारा सिलेबस खत्म होगा तो आप देखेंगे ये सारे चैप्टर्स तो आपस में मिले हुए थे। जैसे इस चैप्टर में सारे दूसरे चैप्टर्स की बारी आएगी। टिश्यू चैप्टर का मजा ही यही है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी हो, सर्कुलेटरी हो, एक्सक्रीटरी हो, नर्वस हो, सारे के एग्जाम्पल आपके इस टिश्यू में मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो जरा सोचिए, सारा मिक्सअप इसी को है। तो इसको लेकर बिल्कुल आप तनाव में ना जाएं कि बहुत सारे चैप्टर्स शुरू हो गए हैं। सारे चैप्टर्स अलग अलग हैं, इंडिविजुअल हैं, आपस में मिक्स भी हैं, और सबको एक साथ पढ़ने का मजा ही एक अलग चीज़ है। तो कॉन्फिडेंस जनरेट कीजिए कि आप एक आदमी पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, ना कि एक चैप्टर पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, है ना। तो एक आदमी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी, रेस्पिरेटरी भी, अगर एक साथ भी चले कोई दिक्कत नहीं, 4 सिस्टम भी चले कोई दिक्कत नहीं है, सभी के अपने अपने मजे हैं और सभी जुड़े हुए हैं, है ना। तो तनाव न ले और बिल्कुल रिलैक्स होकर आप पढ़ें। कितना पेज का एक कॉपी बनाना है, आप मुझसे एक स्टूडेंट की तरह पूछ रहे हैं, और मुझे भी एक स्टूडेंट की तरह ही जवाब देना है। कितना पेज का, जैसे टिश्यू चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ना, टिश्यू चैप्टर क्या है ना, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन डाइजेस्टिव 3 चैप्टर आपके बड़े बड़े आएंगे। टिश्यू बड़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा है, नर्वस सिस्टम बड़ा है। उसकी तुलना में सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बाकी चैप्टर थोड़े ज्यादा ही छोटे हैं, है ना। तो इससे आपको एक इमेजिनेशन हो गया, टिश्यू थोड़ा ज्यादा स्पेस लेगा, डाइजेशन, सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम ज्यादा स्पेस लेगा, बाकी चैप्टर्स थोड़े से कम स्पेस आपके लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर गाइड कर दिया। तो तनाव ना ले, टेंशन ना ले, रिलैक्स करें और खुश रहें कि आप सारे पूरे ह्यूमन को पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और पूरे ह्यूमन की तैयारी करके ही मेडिकल साइंस आपको क्वालिफाई करना है, और आगे तो फिर ह्यूमन ही सिर्फ पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो हेडिंग, किसी भी चैप्टर की शुरुआत में क्या करना होता है, एक इंट्रोडक्शन पोर्शन आता है। जैसे मान लेते हैं इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सिंपल है, इसको हम लोग कह रहे हैं एनिमल टिश्यू, चैप्टर 7 है क्लास 11 में। तो पहला सवाल ये उठता है कि क्यों पढ़ें, क्यों इस चैप्टर की आवश्यकता पड़ रही है, आखिर क्यों इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। तो अगर सिंपल तरीके से देखा जाए ना, तो शरीर में 4 इंपॉर्टेंट नाम हम लोग को सुनने के लिए आगे मिलते रहेंगे। वो नाम क्या क्या होंगे, जैसे सपोज कीजिए पहला नाम क्या सुनने को मिल रहा है, सेल्स। काफी कॉमन सा नाम है, हम लोग भी जानते हैं, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, सबसे छोटे से जिस यूनिट से बने होते हैं उसी छोटे से यूनिट को हम लोग क्या बुलाते हैं, सेल कहते हैं। वैसा ही एक नाम आपने सुनकर रखा हुआ है, जैसे टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू शब्द लिख रहे हैं, चलिए मैं यहाँ पे टिश्यू लिखता हूँ। वैसा ही खास चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्गेन, एक वर्ड है ऑर्गेन, एक और वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो वर्ड है ऑर्गेन सिस्टम। होता क्या है ना कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी की हम लोग बात कर ले, तो हमारे शरीर में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स, है ना। और जितने भी सेल्स हैं वो लगभग 230 के आसपास अलग अलग वेराइटी के हैं। पूरे शरीर में सेल्स की संख्या अगर देखी जाए तो मोर देन बिलियंस हैं, कई बिलियंस हैं आप कह सकते हैं, है ना। और सेल्स के अगर टाइप की अगर बात की जाए तो लगभग 230 से ज्यादा वेराइटी के सेल्स अवेलेबल हैं। ओब्वियसली जब आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो आपको 230 के से ज्यादा वेराइटी के जो सेल्स हैं, सभी सेल को कहीं ना कहीं अलग अलग पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, यानी सबकी अलग अलग पढ़ाई भी होगी। लेकिन सिंपल सी बात है, क्या क्लास 11th या 12th में क्या सभी 230 से ज्यादा वैरायटी की जो सेल्स अवेलेबल हैं, क्या सबको अलग अलग पढ़ना पॉसिबल है? जवाब है नहीं, सबको अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो क्या पढ़ना पॉसिबल है? अगला वर्ड पढ़ना पॉसिबल है, टिश्यू। क्योंकि कहा जाता है कि जब सेल्स एक दूसरे की मदद करते हैं, जब सेल क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए वर्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट, है ना। जब सेल्स एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो क्या बनता है, टिश्यू। वैसे ही जब टिश्यू एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं तो बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन्स भी कोऑर्डिनेट करते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो हम लोग का शरीर क्या है, ऑर्गन सिस्टम का जाल है ना। जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, ये सिस्टम्स क्या है, ऑर्गन सिस्टम। यानी अगर कोई भी सिस्टम बना हुआ है तो सिस्टम बना हुआ किसके, कई ऑर्गन्स के मिलने से बना है, या कोई भी ऑर्गन मिला है, बना हुआ है, तो क्या है, कोई भी ऑर्गन टिश्यूज के मिलने से बना है, और टिश्यूज किसके मिलने से बना है, सेल्स के मिलने से बना है। क्योंकि सभी सेल्स को अलग अलग पढ़ना अभी फिलहाल हम लोग के लिए संभव नहीं है, तो बेहतर है जब सेल्स कोऑर्डिनेट करते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है टिश्यू, तो क्यों ना टिश्यू ही पढ़ लें। क्योंकि जब सेल के कोऑपरेशन से ही ना टिश्यू बना, तो टिश्यू पढ़ना काफी आसान है। तो चलिए हम लोग एक नए वर्ड पर आ गए हैं, टिश्यू। और अब इस टिश्यू को हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, इसके टाइप्स को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। कभी भी कोई कंसर्न हो तो आप पूछ लीजिएगा, लाइव क्लास में पूछना ज्यादा आसान होता है।
सामने सामने समझा देना, काफी अच्छे से आपको समझ में भी आ जाता है। तो चलिए एक वर्ड हम लोग को मिला, वो वर्ड है टिश्यू। एक वर्ड हम लोग के पास है, इस वर्ड को क्या कह रहे हैं हम लोग? टिश्यू। टिश्यू के टाइप्स पढ़ना है। तो टिश्यू को दो तरीके से हम लोग टाइप्स इसके पढ़ सकते हैं। पहला हम लोग पढ़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। पहला हम लोग पढ़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, टिश्यू किस तरीके से डेवलप हुआ होगा, इस आधार पर हम लोग टिश्यू के कुछ वेराइटी पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग इस आधार पर टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे कि टिश्यू दिखता कैसा है या करता क्या है, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी टिश्यू में दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला कैसे डेवलप हुआ, दूसरा कैसा दिखता है या क्या करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट जो है ना, टिश्यू क्या है, सिर्फ दो तरीके के हैं। एक को हम लोग कहते हैं सिंपल टिश्यू, एक को कहेंगे सिंपल टिश्यू, टी फॉर टिश्यू, हमेशा पूरा नहीं लिखूंगा मैं। और दूसरे को हम लोग कहेंगे कंपाउंड टिश्यू। यानी डेवलपमेंट के आधार पर टिश्यू कितने तरीके के हैं? टिश्यू दो ही तरीके के हैं, सिंपल और कंपाउंड। चलिए देखेंगे कैसे। पहले मैं नाम सिर्फ लिख रहा हूं, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर टिश्यू कितने तरीके के होंगे? चार ही तरीके के टिश्यू पॉसिबल हैं। पहले तरीके के टिश्यू को क्या कहते हैं? कहते हैं हम लोग इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू छोटा में क्या कहा करेंगे? ईटी। दूसरे तरीके के टिश्यू को हम लोग नाम दिया करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, छोटा में क्या कहा करेंगे इसको? सीटी। तीसरे तरीके के टिश्यू का नाम क्या होगा? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को छोटा में क्या कहा करेंगे? एमटी। और चौथे का नाम होगा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू को छोटा में कहा करेंगे एंटी। यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर टिश्यू चार ही तरीके के हैं। एपिथेलियल मतलब ईटी, कनेक्टिव टिश्यू सीटी, मस्कुलर टिश्यू एमटी, नर्वस टिश्यू एंटी। हालांकि और भी नाम हो सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू मतलब ईटी को कवरिंग टिश्यू भी कहा जाता है, इसको हम लोग चाहें तो कवरिंग टिश्यू भी कहेंगे। कनेक्टिव टिश्यू यानी सीटी को हम लोग चाहें तो सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। वैसे ही मस्कुलर टिश्यू एमटी, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि मसल में तो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहेंगे। और वैसे ही नर्वस टिश्यू एंटी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूरल टिश्यू भी कह सकते हैं, न्यूरल टिश्यू भी कह सकते हैं, है ना। तो सिंपल है, यानी कि जो है शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करने से थोड़ा वक्त बचता है, बोलने में भी वक्त बचेगा, लिखने में भी वक्त बचेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू को ईटी या कवरिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को सीटी या सपोर्टिंग टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू को एमटी या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, वैसे नर्वस टिश्यू को एंटी या न्यूरल टिश्यू भी कहा करेंगे। लेकिन ये किस आधार पर क्लासिफिकेशन होगा? तो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से क्लासिफिकेशन हुआ करेगा। लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से तो टिश्यू, कैमरा थोड़ा उधर करना पड़ेगा, उधर का कट गया है। लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो दो ही तरीके के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। तो चलिए सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू पर आते हैं हम लोग सीधे। थोड़ा सोचना है, टिश्यू कहते किसको हैं? फिर से कह रहे हैं, जब सेल्स कोऑपरेट करते हैं, जब सेल्स कोऑर्डिनेट करते हैं तो टिश्यू बनता है ना। सेल्स कोऑपरेट करते हैं ना, जब सेल्स कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं तो टिश्यू बनता है। इधर वाला पोर्शन कट गया लग रहा है, ये आ गया, हो गया, ठीक है। एंटी लिख आगे आपका कैमरा में आ रहा है एंटी। चलिए फिर से आते हैं। डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो टिश्यू दो तरीके के हैं, सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू। टिश्यू हमेशा समझ लीजिए, जब तक सेल एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक आप टिश्यू शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते। यानी सेल का मदद एक दूसरे की मदद करना सेल के द्वारा काफी आवश्यक है, तभी हम लोग टिश्यू शब्द का प्रयोग कर सकेंगे। तो पहला वर्ड क्या है? सिंपल टिश्यू, दूसरा कंपाउंड। चलिए एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। मैं काम करता हूं, कुछ सेल को बनाता हूं, एक जगह मैंने ले लिया और कुछ सेल्स को मान लेते मैंने यहां पर निर्माण कर लिया। वैसे मैंने क्या किया, एक और जगह ले लिया और चलिए यहां पर भी हम लोग कुछ सेल का निर्माण इस तरीके से कर लेते हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग, क्या दिख रहा है हम लोग को। अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह पर मैंने जितने भी सेल बनाए हैं ना, ये सभी सेल लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। ये सभी सेल क्या दिख रहे हैं? लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन इस जगह को अगर आप ध्यान से देखें ना तो सभी सेल लगभग एक जैसे नहीं दिख रहे, कुछ ऐसे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं, कुछ डिफरेंट ऐसे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं। मतलब साफ है इसमें कई अलग अलग रूप रंग के सेल दिख रहे हैं। यानी अगर आप यहां पर देखेंगे तो सारे सेल के रूप रंग क्या है? एक है। अगर सारे सेल के रूप रंग एक हैं
तो पक्का उसका डेवलपमेंट भी एक ही तरीके से हुआ होगा। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो सारे सेल का रूप रंग क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। अगर रूप रंग इसका एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब उसका डेवलपमेंट भी अलग अलग तरीके से हुआ होगा। यानी कि यहां पर सेल का डेवलपमेंट एक तरीके से हुआ तभी एक जैसे दिख रहे हैं, सेल का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हुआ तभी अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं। बावजूद इसके ये क्या करते हैं, सेल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये सारे सेल के डेवलपमेंट एक तरीके से हुए हैं, दिख भी रहे हैं एक तरीके से, और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और यहां पर सारे सेल के डेवलपमेंट अलग तरीके से हुई, अलग अलग दिख रहे हैं, बावजूद ये सेल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कुछ खास काम को अंजाम देते होंगे। क्योंकि ये भी टिश्यू है, ये भी टिश्यू है, और टिश्यू तो तभी कहेंगे जब सेल मदद करते हैं। तो सेल यहां भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सेल यहां भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन इनका डेवलपमेंट एक तरीके से हुआ है, इनका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हुआ है। तो इस तरीके के टिश्यू को हम लोग नाम देंगे सिंपल टिश्यू, इस तरीके के टिश्यू को हम लोग नाम देंगे कंपाउंड टिश्यू। एक और छोटा सा लाइन मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा, अगर सेल्स का जाल, अगर सेल यहां भी भरे पड़े हैं, सेल यहां भी भरे पड़े हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस किसे कहते हैं, सेल के बीच के गैप को या स्थान को हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो अगर सेल यहां पर है और सेल यहां पर है तो पक्का इंटरसेलुलर स्पेस यहां भी होगा, इंटरसेलुलर स्पेस यहां भी होगा। तो क्या इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं, जो सेल के बीच का गैप है जिसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, क्या वो स्पेस भी टिश्यू में गिनती होती है? तो जवाब है बिल्कुल, वो स्पेस भी टिश्यू में गिनती की जाती है। यानी टिश्यू में सिर्फ सेल की ही पढ़ाई नहीं होती, बल्कि सेल के बीच की उस स्पेस की भी पढ़ाई होती है टिश्यू में, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब जरा सोचिए, सिंपल टिश्यू को जो दिख रहा है वो आपको मतलब कि डिफाइन करना है, जैसा दिख रहा है वो आपको बोलना है। अगर किसी ने पूछा कि आप सिंपल टिश्यू को डिफाइन कीजिए या कंपाउंड टिश्यू को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? पहले हिंदी में बोल देता हूं तेजी से, और फिर साथ साथ इंग्लिश बोल देता हूं। यहां पर हिंदी में क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ये सारे सेल्स एक जैसे दिख रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट एक तरीके से हुई है, साथ साथ इनके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस भी है, और ये सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसको कहेंगे सिंपल टिश्यू। यहाँ पर सारे सेल की डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हुई है, उसका रूप रंग बनावट भी अलग अलग है, फिर भी बावजूद ये सेल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक खास काम को अंजाम दे रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड टिश्यू। दैट मीन्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन डेवलपमेंट, which are similar in structure along with their intercellular space whenever coordinates to perform a common function. This is called simple tissue and a group of, एक ही अंतर है, यहां पर आपने सिमिलर वर्ड इस्तेमाल किया ना, बस सिमिलर को चेंज कर दीजिए डिसिमिलर, सारा डेफिनेशन वही है। मैंने कहा ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन डेवलपमेंट, तो यहां पर कहेंगे ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर डिसिमिलर इन डेवलपमेंट। यहां पर सिमिलर इन डेवलपमेंट, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यहां पर डिसिमिलर इन डेवलपमेंट, डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, बट स्टिल, लेकिन फिर भी बोथ ऑफ दीज आर कोऑर्डिनेटिंग, दोनों में सेल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। इसी को हम लोग सिंपल टिश्यू, इसी को कंपाउंड टिश्यू कहेंगे। दैट्स ऑल। इसको लेकर आगे हम लोग को बढ़ना ही नहीं है, इसको लेकर आगे हम लोग को लेकर आगे बढ़ना ही नहीं है, बस इसी डेफिनेशन तक आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक हो गया, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू खत्म हो गया। मैं आपको इसके नोट्स जो भी जहां तक अवेलेबल है मेरे पास, मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। जहां से नहीं है समझ लीजिएगा, आपको खुद बनाना है। चलिए, यहाँ के हैं अवेलेबल, तो इसको मैं हटाता हूं। अब हम लोग को लेकर किसको बढ़ना है, मुख्यतः हम लोग को इसी को लेकर आगे बढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू कितने तरीके के हैं, 4। तो चलिए इस पोर्शन को मैं पहले मिटाता हूं इतने दूर को। स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर अगर देखा जाए तो टिश्यू कितने तरीके के हैं, 4। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे राइज होगा, पहला क्वेश्चन तो यहीं पर पूछा जाएगा, क्या दुनिया में 5वां वैरायटी का टिश्यू भी अवेलेबल है? जवाब है नहीं। दुनिया का कोई भी एनिमल हो उसमें 4 ही वैरायटी के टिश्यू अवेलेबल हैं, और यही 4 वैरायटी के टिश्यू अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। मतलब अगर किसी ऑर्गन का निर्माण करना है तो 3 टिश्यू से भी काम नहीं चलेगा, 5 टिश्यू तो होते ही नहीं है। यानी किसी भी ऑर्गन का निर्माण करना है तो ऑलवेज 4 तरीके के टिश्यू लगेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी आज तक दुनिया में 5वां टिश्यू पाया नहीं गया, और यही 4 टिश्यू जब एक दूसरे की मदद करते हैं तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। क्यों ना डेवलपमेंट से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। टेंशन नहीं लेना। ज्योति कुमारी ने पूछा कि सर एनसीईआरटी में सिंगल एंड मल्टी लेयर्ड भी दिया हुआ है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। एनसीईआरटी को वॉच करना है, पहले ही मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी में कुछ पहले लिखा है, हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में बाद में लिखा है, बहुत पहले पढ़ लेंगे, आपको वो टेंशन लेना ही नहीं है, बस उस पर नजर बना कर रखना है। कभी ना कभी जब वो पोर्शन समाप्त होगा तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के हर एक लाइंस आपके कवर हो चुके रहेंगे, इसलिए आपको फिलहाल टेंशन नहीं लेना कि वहां पर पहले क्या लिखा है,
आपका कोई लाइन छूटेगा नहीं, और उसके अलावा हम लोग इतने सारे पढ़ चुके होंगे। मेरा एम क्या है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। मेरा एम क्या रहता है, मेरा एम ये रहता है कि किसी भी ऑथेंटिक बुक में 2006 के बाद से 2020 आ गया, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं ना वो सारे सॉल्व हो जाएं, दैट्स ऑल। क्योंकि ये जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं ना 2006 में पहली बार आया था, तो 2006 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हों, इसी चीज को एम में रखकर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो आप देखेंगे कहीं कहीं हम लोग एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा बाहर चले जाएंगे, लेकिन लास्ट में एनसीईआरटी का कोई लाइन छूटेगा नहीं, इसलिए तनाव ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शन टिश्यू 4 ही वैरायटी के हैं, 5वां टिश्यू आज तक नहीं मिला। और किसी भी ऑर्गन को बनाने के लिए ये चारों टिश्यू को एक दूसरे की क्या करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। एक खास पॉइंट मैं यहां पर जोड़ने जा रहा हूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब, है ना, एक खास स्ट्रक्चर उस समय मैं आपको समझाऊंगा काफी डिटेल में, उसका नाम रखेंगे हम लोग गैस्ट्रूला, है ना। ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, वर्ड को सिर्फ कैच कीजिए। जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो एक खास वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल फेज से जब हम लोग गुजरते हैं तो एक खास स्ट्रक्चर से गुजरते हैं, उसका नाम होगा गैस्ट्रूला। सबको गुजरना है, दुनिया के लगभग जितने एनिमल्स हैं डेवलपमेंट के फेज से गुजरते हैं, तभी जाकर उसका जन्म होता है। तो बेसिकली जब हम लोग भी जब डेवलपमेंट के फेज से गुजर रहे होंगे तभी तो जन्म हुआ ना। और जब हम लोग डेवलपमेंट के फेज से कहां पर, अपने मदर के अंदर से गुजर रहे होंगे, मदर के यूट्रस में जब हम लोग की डेवलपमेंट हो रही थी तब हम लोग क्या थे, एक खास फेज से गुजर रहे थे, उस फेज का नाम क्या था, गैस्ट्रूला। कैसा दिखता था, आप एक छोटे से फुटबॉल को इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, है ना। यानी एक छोटा सा फुटबॉल आप इमेजिन कर रहे हैं, तो फुटबॉल कैसा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो गैस्ट्रूला भी कैसा रहेगा, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा। दैट मींस एक सेल से बना हुआ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। लेकिन इमेजिन कीजिए जब उस सेल से बना हुआ जो स्फेरिकल यानी बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, जब उसका मैं एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करूंगा, जब उसका क्या करेंगे हम लोग, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे, तो कैसा दिखेगा, तब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें बाहर की तरफ कुछ सेल्स आपको दिख रहे होंगे, देखिए ध्यान से, सेक्शन में पढ़ा रहा हूं, है ना। बाहर से कुछ सेल्स आपको यहां पर दिख रहे होंगे। अगर फुटबॉल है, इमेजिन कीजिए फुटबॉल सेल से बना होता, उसका मैंने सेक्शन लिया, ऐसा ही दिखेगा। तो अभी फिलहाल आपको बाहर से जो सेल्स दिख रहे हैं ना, इस सेल की लेयर का नाम रखते हैं हम लोग ट्रोफोब्लास्ट। सेल के लेयर का नाम रखते हैं हम लोग ट्रोफोब्लास्ट। लेकिन अब तो हमने इसका सेक्शन लिया है ना, सेक्शन लिया तो इसके अंदर का भी स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, क्योंकि जब तक सेक्शन नहीं लेंगे उसके अंदर क्या बंद है दिखता नहीं। तो मैंने क्या किया, इसका सेक्शन लिया, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा था, क्या लिया हमने, इसका सेक्शन लिया। तो बाहर के सेल का नाम रखा हमने ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अंदर क्या दिख रहे थे, इसके अंदर 3 लेयर में सेल्स अरेंज थे। इसके लेयर में अंदर में क्या थे, 3 लेयर में सेल्स अरेंज थे। कुछ सेल्स इस जगह पर देखने को मिलेंगे, कुछ सेल्स बीच में इस जगह पर देखने को मिलेंगे, और कुछ सेल्स अंदर में इस जगह पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलते। टेंशन नहीं लेना, कभी ना कभी इस स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में पढ़ना है। यानी कि जब इसका सेक्शन लेंगे तो इसके अंदर क्या नजर आए, सेल्स की मुख्यतः 3 लेयर नजर आएगी। तो सबसे बाहर की तरफ जो सेल की लेयर नजर आ रही है ना, इसको हम लोग कहते हैं हम लोग एक्टोडर्म। इसका नाम रखेंगे एक्टोडर्म। बीच में जो सेल की लेयर नजर आती रहेगी ना, उसका नाम हम लोग रखा करेंगे मेसोडर्म। और सबसे अंदर की तरफ जो सेल की लेयर नजर आती रहेगी ना, उसका नाम रखा करेंगे इंडोडर्म, इंडोडर्म। और इन्हीं 3 लेयर को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं 3 लेयर को मिलाकर अगर एक नाम देना होगा तो इसे हम लोग कहते हैं जर्म लेयर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्म लेयर्स कहते हैं। और इसी पूरे स्ट्रक्चर का नाम पड़ गया, इसी पूरे स्ट्रक्चर का नाम पड़ गया गैस्ट्रूला। यानी जब हम लोग इम्ब्रानिक डेवलपमेंटल फेज से गुजर रहे थे, जब मदर के अंदर थे, जब हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा था, तो कभी ना कभी हम लोग इस तरीके के स्ट्रक्चर से गुजरे होंगे। इस तरीके के पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या रख रहे हैं, गैस्ट्रूला। इस पूरे का नाम है गैस्ट्रूला, लेकिन बाहर के सेल का नाम होगा ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अंदर 3 लेयर में सेल्स होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। और तीनों को मिलाकर कहा करते हैं हम लोग जर्म लेयर्स। अब क्वेश्चन यहीं से है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो जर्म लेयर्स है ना, जिसको हम लोग एक्टोडर्म है या मेसोडर्म है या इंडोडर्म कह रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा यही जर्म लेयर्स तो टिश्यू को निर्माण करते हैं। ये जो जर्म लेयर्स हैं, जिसको एक्टोडर्म कह रहे हैं, मेसोडर्म कह रहे हैं, इंडोडर्म कह रहे हैं, यही जर्म लेयर्स क्या करते हैं, यही जर्म लेयर्स तो हैं जो आगे जाकर किसका निर्माण करेंगे, टिश्यू का निर्माण करेंगे।
तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सा जर्म लेयर इसमें से किस टिश्यू का निर्माण करता। गैस्ट्रुला, फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या है फिलहाल, तो हम लोग फिलहाल यहां से 3 वर्ड निकालने में सफल हुए। गैस्ट्रुला नाम का एक स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर 3 लेयर्स निकालने में सफल हुए, जिसके नाम होंगे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, एक साथ मिलाकर कहेंगे जर्म लेयर। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो इपिथेलियल टिश्यू है ये किस जर्म लेयर से बना, या मस्कुलर टिश्यू किस जर्म लेयर से बना, क्योंकि यही जर्म लेयर सब किसका निर्माण करेंगे, टिश्यू का निर्माण करेंगे। तो चलिए पहले मैं वही आपको लिखने जा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको इस स्ट्रक्चर को पढ़ाया। तो मैं अब इस चीज को मिटाता हूं फिलहाल, क्योंकि मुझे यहीं पे लिखना होगा कुछ। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जो कि आपको बाद में काम आए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट के हिसाब से किस टिश्यू का निर्माण किस जर्म लेयर ने किया होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, पहला पूछेगा कि इपिथेलियल टिश्यू का निर्माण किसने किया। तो ध्यान दीजिएगा, इपिथेलियल टिश्यू को एक्टोडर्म भी बनाते हैं, प्लस कहीं कहीं मेसोडर्म भी बनाते हैं, और प्लस कहीं कहीं इंडोडर्म भी बनाते हैं। कहीं कहीं यानी कि शरीर में जहां पर भी इपिथेलियल टिश्यू है वो या तो एक्टोडर्म का बना होगा, या तो वो मेसोडर्म का बना होगा, या तो वो इंडोडर्म का बना होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रहेगा ये। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि कनेक्टिव टिश्यू कौन बनाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू ऑलवेज मेसोडर्मल ही होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ऑलवेज क्या होंगे, कनेक्टिव टिश्यू ऑलवेज मेसोडर्मल ही होंगे, ऑलवेज मेसोडर्म। वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मस्कुलर टिश्यू को किसने बनाया, मस्कुलर टिश्यू को किसने बनाया। तो ध्यान रखिएगा, मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्म से ही बनते हैं, सिर्फ 3 मसल एक्सेप्शनल है। चलिए पहले मैं लिखता हूं, फिर उस लाइन को समझाता हूं। तो लिख सकते हैं ऑलवेज मेसोडर्म, ऑलवेज मेसोडर्म एक्सेप्ट एरेक्टर पाइली मसल ऑफ हेयर, एरेक्टर पाइली मसल ऑफ हेयर। पहले मैं लिखता हूं तब समझाऊंगा। मसल ऑफ हेयर, सिलेरी बॉडी मसल ऑफ आई, सिलेरी बॉडी मसल ऑफ आई, एंड iris muscle of eye, which are ectodermal, which are ectodermal। इपिथेलियल टिश्यू कहीं कहीं एक्टोडर्म बनाते हैं, कहीं मेसोडर्म, कहीं इंडोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ मेसोडर्म से बनेगा और कहीं से नहीं आएगा। लेकिन मस्कुलर टिश्यू थोड़ा सा एक्सेप्शन है। जितने भी मसल्स होते हैं ना, ये भी ऑलवेज मिडिल लेयर, मिडिल लेयर को क्या कहते थे, मेसोडर्म। तो जितने भी मसल्स हैं ना, ये भी ऑलवेज मेसोडर्म मिडिल लेयर से ही बनते हैं। लेकिन 3 मसल एक्सेप्शन है। वो 3 मसल कौन कौन से हैं, जितने भी हेयर्स आपको दिख रहे हैं ना, हेयर्स के नीचे मसल है, उस मसल को हम लोग कहते हैं एरेक्टर पाइली मसल। वैसे ही जब हम लोग आई पढ़ेंगे ना, तो आई के अंदर सिलेरी बॉडी में सिलेरी बॉडी नाम का स्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें भी मसल है। और उसी आई के अंदर एक और स्ट्रक्चर मिलेगा आइरिस, आइरिस में भी मसल होते हैं। तो ये जो 3 मसल है, यानी हेयर के नीचे पाया जाने वाला एरेक्टर पाइली मसल, आई के अंदर पाया जाने वाला सिलेरी बॉडी का मसल, और आई के अंदर ही पाया जाने वाला आइरिस का मसल, ये मेसोडर्म से नहीं बनेगा, बल्कि कौन बनाएगा, एक्टोडर्म से बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 मसल एक्सेप्शनल होंगे। चलिए अगले पर आते हैं और आखिरी पर आते हैं। अगला कौन सा टिश्यू है, अगला है नर्वस टिश्यू। तो हमें यानी कि न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू ऑलवेज एक्टोडर्म। नर्वस टिश्यू सिर्फ सबसे बाहरी लेयर से बनते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, ऑलवेज एक्टोडर्मल, ऑलवेज एक्टोडर्मल। तो ये सारे देखिए क्वेश्चंस हैं आपके। यानी अभी हम लोग अभी बिल्कुल इंट्रोडक्शन पोर्शन पे है, बिल्कुल अभी बस शुरुआत ही हमने करी है। तो अभी तक क्या क्या परिचय निकला, अभी तक का परिचय यही निकला कि टिश्यू पढ़ने के 2 तरीके थे। पहला डेवलपमेंट के आधार पर सिंपल और कंपाउंड टिश्यू हो गए, और दूसरा स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर 4 ही टिश्यू होंगे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। और कौन सा टिश्यू किस लेयर से डेवलप हुआ, वो एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ध्यान में रहेगा, ऑलवेज रखना ही होगा क्योंकि क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे।
सर इंडोडर्म क्या बनाता है? इंडोडर्म देखिए ना, मैंने लिखा है इंडोडर्म एपिथेलियल टिश्यू के निर्माण में हिस्सा लेगा, है ना। इंडोडर्म ना कनेक्टिव टिश्यू में इस्तेमाल हुआ, ना मस्कुलर टिश्यू के लिए इस्तेमाल होगा, ना नर्वस टिश्यू के लिए इस्तेमाल होगा। इंडोडर्म सिर्फ क्या बनाएंगे? शरीर के बहुत सारे स्थान पर इंडोडर्म एपिथेलियल टिश्यू बनाते हुए नजर आएंगे। यही रहेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब धीरे धीरे डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। तो अब देखिए एक लिस्ट में हम लोग को दिख गया, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हम लोग को डिटेल में क्या पढ़ना है? डिटेल में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, खत्म होगा तो फिर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, खत्म होगा तो फिर मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, और लास्टली नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग एक लिस्ट दिख रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले टिश्यू से। नाम क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले टिश्यू पर आ गए, नाम है एपिथेलियल टिश्यू। लिख ही देता हूं मैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी भी टिश्यू की जब शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले आपसे पहचान पूछी जाएगी, प्रॉपर्टीज, फीचर्स, मतलब कैसे पहचानेंगे कि कोई टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू है। वैसे ही जब कनेक्टिव में जाएंगे या मस्कुलर में जाएंगे, नर्वस टिश्यू में जाएंगे, तो भी सेम क्वेश्चन अराइज होगा कि चलिए भाई बताइए कि कैसे आप पहचानेंगे कि इस टिश्यू को हम कनेक्टिव कहेंगे या मस्कुलर कहेंगे, नर्वस कहेंगे। यानी सबसे पहले पहचान बतानी होगी। तो चलिए पहला हेडिंग हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू में आ गए हैं, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो पहला हेडिंग क्या ले रहे हैं? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब पहचान, कि कैसे किसी टिश्यू को एक खास नाम हम लोग देंगे। तो चलिए प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। हम लोग कुछ तो शर्त होती होगी तभी तो एपिथेलियल कहते होंगे। मैं समझाता चला जाता हूं, है ना, मैं समझाता चला जाता हूं, और लाइंस यहां पर खुद ब खुद आप बाद में लिख सकेंगे। मुझे यहां पर सिर्फ समझाना है आपको, ठीक है। लाइंस में यहां पर लिखूंगा नहीं, बोल देता हूं। एपिथेलियल टिश्यू की सबसे पहली पहचान, चलिए मान लेते हैं अगर एपिथेलियल टिश्यू है ना, जैसे हम लोग को कहीं पर खड़ा रहना है या बैठना है, तो सबसे पहली जरूरत क्या है? जरा सोचिए, जमीन होना चाहिए, क्योंकि अगर जमीन ही नहीं होगा तो हम लोग खड़ा कहां होंगे, बैठेंगे कहां। सेम उसी तरीके से कहा जाता है कि अगर कहीं पर एपिथेलियल टिश्यू है तो नीचे में क्या होगी? जमीन जरूर होगी। नीचे में क्या होगी? जमीन जरूर होगी। जमीन तो नॉन लिविंग होती है, जिस जमीन पर हम लोग खड़े हैं तो नॉन लिविंग है। तो ये भी जो जमीन है ये भी क्या है? नॉन लिविंग है। इस नॉन लिविंग जमीन को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। तो जो लाइन मैंने खींचा हुआ है, इस लाइन का नाम क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू की सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। एपिथेलियल टिश्यू की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि एपिथेलियल टिश्यू में नीचे की तरफ एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस नॉन लिविंग मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। थोड़ी देर बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मेम्ब्रेन कैसे बना होगा, लेकिन फिलहाल अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर वापस आके इसको बताएंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू की सबसे पहली शर्त क्या है कि नीचे की तरफ एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होना चाहिए। इस नॉन लिविंग मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पर आते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सेप्शन है। पहले पॉइंट पर वापस एक बार आते हैं। तो टिश्यू की पहली शर्त मैंने क्या कही कि इनके पास एक नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे की तरफ जरूर होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है। इसी एपिथेलियल टिश्यू में एक समय आएगा जब एक खास टिश्यू पढ़ेंगे, उसका नाम रखेंगे हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। वहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगा, है ना। तो ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। तो चलिए पहले लाइन को मैं लिख ही देता हूं। तो पहला लाइन क्या दिख रहा है? दे मस्ट हैव, नीचे की तरफ क्या होगा? दे मस्ट हैव नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन एट द बेस, लेकिन कहां छोड़कर? एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में नहीं होगा। तो पहला लाइन मैंने लिख ही दिया थोड़ा सा। दूसरे लाइन पर आते हैं। अब इस नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दो तरीके की स्थिति हो सकती है। या तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक ही लेयर में सेल्स अरेंज हो सकते हैं, या इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक कई लेयर्स में सेल्स अरेंज हो सकते हैं। दूसरी घटना, नाम बदल जाएगा। अगर इस नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर एक ही लेयर में सेल्स अरेंज होंगे ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और कई लेयर्स में होंगे तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। यानी देखिए एपिथेलियल टिश्यू की दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, लिख नहीं रहा हूं इस बार, है ना।
तो दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कहेंगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दे मे हैव सेल्स अरेंज्ड इधर इन ओनली वन लेयर, अगर एक ही लेयर में होगा तो क्या कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और इन मल्टीपल लेयर्स ऐसा होगा तो क्या कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। एपिथेलियल टिश्यू की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? तीसरी प्रॉपर्टी ये होगी जैसी भी स्थिति हो, चाहे वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हो, सबसे ऊपर की सरफेस फ्री जरूर होगी। जरा देखिए सबसे ऊपर की सरफेस फ्री है, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहकर टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो फ्री जरूर होगी। तो एपिथेलियल टिश्यू के देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, क्या है? द अपर मोस्ट सरफेस शुड ऑलवेज बी फ्री। द अपर मोस्ट सरफेस शुड ऑलवेज बी फ्री, उसको फ्री होना होगा तभी होगा। फ्री का मतलब ये नहीं है कि इधर कुछ नहीं है। फ्री का मतलब क्या हो सकता है? फ्री का मतलब हो सकता है कि हवा के संपर्क में हो सकते हैं, फ्री का मतलब ये हो सकता है कि लिक्विड के संपर्क में हो सकते हैं, ये होगा। लेकिन फ्री का मतलब ये कभी नहीं होगा कि इसके ऊपर कोई दूसरा सेल आकर चिपक जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि अगर सेल चिपक गया तो फिर वो एपिथेलियल नहीं रह गया। हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी एपिथेलियल टिश्यू की तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? अगर सिंपल हो या कंपाउंड हो, सबसे ऊपर की सरफेस क्या होनी चाहिए? फ्री। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। चलिए एपिथेलियल टिश्यू की चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। चौथी प्रॉपर्टी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम पढ़े भी थे। एपिथेलियल टिश्यू ही इकलौता ऐसा टिश्यू है जो कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीनों ही लेयर्स बनाने के लिए जिम्मेदार कहे जाते हैं। ऐसा कभी नहीं था। आप बाकी टिश्यू को याद कीजिए, अभी जस्ट समझाए थे। एपिथेलियल टिश्यू ही इकलौता ऐसा टिश्यू था जिसके लिए तीनों लेयर ने मदद करी थी। यानी चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म एज वेल एज इंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर से बनती है। इसकी चौथी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है। चलिए एपिथेलियल टिश्यू की पांचवी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं होती। बड़ी विचित्र सी प्रॉपर्टी है, जरा देखिए। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती, चाहे वो सिंगल लेयर हो या मल्टीपल लेयर हो, इसके सेल को ब्लड सप्लाई नहीं होती। और अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो जीवित कैसे हैं? जीवित हैं इसलिए क्योंकि इसके ठीक नीचे कौन सा टिश्यू होता है? इसके ठीक नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई वाला टिश्यू नीचे होता है। मतलब दो टिश्यू को कंपेयर कर रहा हूं मैं यहां पर। जहां पर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं होती, ठीक अपोजिट कनेक्टेड, इसके ठीक नीचे जो कनेक्टेड टिश्यू पाए जाते हैं उसको सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। और कहा जाता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं उसके नीचे के जो कनेक्टेड टिश्यू हैं इसके ऊपर निर्भर रहते हैं अपनी जिंदगी के लिए। मतलब अगर इन सेल्स को कुछ चाहिए तो क्या करेंगे? नीचे के कनेक्टेड टिश्यू से डिफ्यूजन से हासिल कर लेंगे, और अगर इन सेल के पास कुछ बेकार चीज हो तो क्या होंगे? ठीक वापस नीचे कनेक्टेड टिश्यू में निकाल देंगे। दैट्स ऑल। मतलब नीचे से डिफ्यूजन से कुछ जरूरी चीज इनके अंदर चला जाएगा और बेकार चीज वापस ऊपर से नीचे आ सकता है। यानी अगली प्रॉपर्टी क्या थी कि दिस सेल्स आर, क्या कह सकते हैं? दिस सेल्स आर डिवॉइड ऑफ ब्लड सप्लाई। मतलब इनको ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं है, एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन कनेक्टिव टिश्यू फॉर देयर लाइफ। वो अपनी जिंदगी के लिए नीचे के कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये अगली प्रॉपर्टी थी। अगली प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी? तो जहां एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं है, बावजूद इसके जिंदगी भर डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं, और सबसे ज्यादा यही टिश्यू डिवाइड करते हैं। मैं थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूं, 4 टिश्यू है ना, जिंदगी भर डिवाइड करेगा, सबसे ज्यादा डिवाइड करेगा एपिथेलियल, इसकी तुलना में कम डिवाइड करेगा कनेक्टिव, इसकी भी तुलना में कम डिवाइड करेगा मस्कुलर, सबसे कम डिवाइड करेगा नर्वस, और नर्वस में न्यूरॉन्स तो बिल्कुल डिवाइड नहीं करेंगे। एक कंपैरिजन है। एपिथेलियल टिश्यू जिंदगी भर डिवाइड करेगा, सबसे ज्यादा डिवाइड करेगा। कनेक्टिव टिश्यू इसकी तुलना में कम डिवाइड करेगा। मस्कुलर टिश्यू और कम डिवाइड करेगा। नर्वस टिश्यू सबसे कम डिवाइड करेगा, और नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन्स होंगे वो तो बिल्कुल डिवाइड नहीं करते। जब जाएंगे वहां तो देखेंगे क्यों डिवाइड नहीं करते। तो देखिए अगली प्रॉपर्टी हम लोग को यहां पे क्या मिलती नजर आ रही है? अगली प्रॉपर्टी मिलती हुई नजर आ रही है कि एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जिंदगी भर डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं। दे कैन डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। तो अभी तक के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको बोले, सीधा मैं तेजी से बोल देता हूं। तेजी से 1 मिनट में रिकैप करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि नीचे की तरफ एक नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। एक्सेप्शन है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, सेल या तो एक लेयर में होंगे तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहे जाएंगे, या मल्टीपल लेयर्स में होंगे तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहे जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, सबसे ऊपर की सरफेस जरूर फ्री होगी, तभी कहेंगे एपिथेलियल।
अगली प्रॉपर्टी, इस सेल को ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं होती और अपनी जिंदगी के लिए अपने नीचे के कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगली प्रॉपर्टी, जिंदगी भर डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं, सबसे ज्यादा डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं। अगली प्रॉपर्टी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, तीनों ही लेयर्स इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार कहे जाते हैं। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू की कई प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन एक और प्रॉपर्टी बच गया है, उसके लिए मुझे इस इमेज को मिटाना होगा। तो एपिथेलियल टिश्यू की आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए मैं इस इमेज को मिटाता हूं, तब बात करता हूं। एपिथेलियल टिश्यू की एक आखिरी प्रॉपर्टी क्या होगी? आखिरी प्रॉपर्टी ये होगी, चलिए एक इमेज मैं फिर से बनाता हूं। जनरली जैसे कहा जाता है कि एपिथेलियल, मान लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू का एक सेल है, मान लिया एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा सेल है, तो जनरली ये कहा जाता है कि एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, उसके बीच में देखिए स्पेस नहीं होती, यानी सेल्स क्या होते हैं? बिल्कुल सटे हुए होते हैं। यानी एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जनरली नहीं होती है। लेकिन अगर स्पेस आ जाए तो क्या? लेकिन अगर किन्हीं भी दो सेल्स के बीच में देखिए स्पेस आ गया, देखिए स्पेस दिख रहा है, लेकिन अगर किन्हीं भी दो सेल्स के बीच में देखिए स्पेस आ गया, देखिए स्पेस दिख रहा है, तो क्या होगा? दो घटनाएं घटेंगी। ध्यान दीजिएगा, आखिरी प्रॉपर्टी मैं पढ़ा रहा हूं। आखिरी प्रॉपर्टी क्या कहता है? आखिरी प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि जनरली एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, मतलब सेल्स आपस में चिपके हुए होते हैं। लेकिन अगर सेल्स के बीच में थोड़े से स्पेस आ गए तो क्या? तो वैसी स्थिति में इस जगह को क्या करना होगा? भरना होगा। इस जगह को भरने के लिए जिस भी चीज का इस्तेमाल करेंगे उसे हम लोग नाम देंगे जंक्शन। चलिए देखता हूं क्या। तो जनरली स्पेस नहीं होगा, लेकिन स्पेस होगा तो क्या क्या हो सकता है? अगर स्पेस होगा तो इसके बीच के जगह को बिल्कुल भरने की कोशिश की जाएगी, इस तरीके से भर दी जाएगी कि किसी भी सेल का कोई भी चीज इधर उधर ना जा पाए, जबरदस्त तरीके से पैक कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के जंक्शन को क्या नाम देंगे? इस तरीके के जंक्शन को नाम देंगे टाइट जंक्शन। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो बीच का स्पेस है ना, बीच का स्पेस होने के बावजूद सेल्स क्या करते हैं ना, आपस में कुछ पुल जैसे स्ट्रक्चर्स जुड़ जाते हैं, पुल जैसे स्ट्रक्चर जुड़ जाते हैं। देखिए पुल जैसे ब्रिज हो गया, जिससे किसी भी सेल का, चाहे इस सेल का चाहे इस सेल का, किसी भी सेल का या तो छोटा मॉलिक्यूल हो या बड़ा मॉलिक्यूल हो, आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकता है। अगर ऐसा कुछ ब्रिज लाइक कनेक्शन होगा जिससे कुछ भी चीज इधर से उधर आ जा सके, इस तरीके के जंक्शन को हम लोग नाम देते हैं गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। लेकिन एक और तरीके का जंक्शन होता है, एक और तरीके का जंक्शन होता है, जैसे मान लिया कि ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, तो जनरली ये सेल्स क्या कर सकते हैं? जनरली ये सेल्स क्या कर सकते हैं कि आपस में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देंगे। चलिए मैं बनाता हूं, आपस में क्या करेंगे, अलग अलग कलर से बनाता हूं, आपस में क्या करेंगे, ये कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देंगे, लाइक दिस। इस सेल ने भी दिया, उसी तरीके से ये सेल भी आपस में क्या करेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देंगे, और वो आपस में क्या होंगे, फंस जाएंगे, जैसे ऐसे फंसते हैं ऐसे। इस तरीके के जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एडहेरेंट जंक्शन। इस तरीके के जंक्शन को हम लोग नाम देंगे एडहेरेंट जंक्शन, ADHERENT, एडहेरेंट जंक्शन। तो चलिए आखिरी प्रॉपर्टी को मैं फिर से एक बार फाइनली रिपीट कर रहा हूं एक ही लाइन में। आखिरी प्रॉपर्टी क्या कहेंगे हम लोग? यही कहेंगे कि जनरली सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, लेकिन अगर स्पेस होगा तो उसे तीन तरीके के जंक्शन से भरा जाएगा, या तो टाइट जंक्शन से भर देंगे, या गैप जंक्शन से भर देंगे, या एडहेरेंट जंक्शन से भर देंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे जंक्शन का मतलब क्या है? तो टाइट जंक्शन का मतलब है कि किसी भी सेल का कोई भी सब्सटेंस इधर से उधर नहीं आ जा सकता, पूरा पैक कर दिया गया। गैप जंक्शन का मतलब है कि सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब किसी भी सेल का छोटा या बड़ा मॉलिक्यूल आराम से इधर से उधर हो सकता है। एडहेरेंट जंक्शन का मतलब है कि सेल्स आपस में एडहेर्ड है, एक दूसरे से फंसे हुए हैं, एक दूसरे से किसी तरीके से चिपके हुए हैं, जिससे कि हिल डोल ज्यादा ना हो सके, ज्यादा इधर उधर ना मूवमेंट हो। तो तीन ही तरीके के जंक्शन होते हैं। और देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यानी अगर किसी टिश्यू में इतने सारे गुण हों जिसको अभी जस्ट मैंने बताया, तो उस टिश्यू को क्या डिक्लेयर कर देंगे? उस टिश्यू को हम लोग एपिथेलियल टिश्यू डिक्लेयर कर देंगे, है ना। यानी हर टिश्यू की जब शुरुआत होगी तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी मतलब वैसे गुणों को पढ़ेंगे जिसकी वजह से किसी खास टिश्यू को उस टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मतलब ये पहचान होंगे तो टिश्यू को क्या घोषित कर देंगे? एपिथेलियल टिश्यू। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। प्रॉपर्टीज हो गए, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स।
टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मैं टाइप्स लिखता हूं। एपिथेलियल टिश्यू को पहले हम लोग क्या करेंगे ना, दो ही हिस्से में डिवाइड करेंगे। एक तरफ लिखेंगे कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग तो आप समझते हैं, जो किसी भी स्ट्रक्चर की कवर को बनाएगा उसको हम लोग कहेंगे कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि शरीर में जो ग्लैंड्स होंगे वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहीं से आ गया। 4 तरीके की टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, ग्लैंडुलर और सॉरी एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्लैंड जो शब्द है ना सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में ही आएगा, और ये ग्लैंड शब्द कभी किसी दूसरे टिश्यू में जिक्र नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लैंड्स आर, ग्लैंड्स को हमेशा क्या कहेंगे, आंसर होता है ग्लैंड्स आर ऑलवेज एपिथेलियल इन नेचर, ग्लैंड्स ऑलवेज एपिथेलियल ही कहे जाते हैं, क्योंकि कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस में ग्लैंड शब्द प्रयोग ही नहीं होता। ध्यान रखिएगा। तो ग्लैंडुलर, तो एपिथेलियल टिश्यू को क्या कर रहे हैं हम लोग, दो हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। एक तरफ जो कवर बनाने का काम करेंगे उसको पढ़ेंगे, और दूसरी तरफ जो ग्लैंड्स बनाने का काम करेंगे उसको पढ़ेंगे। तो जब यहां जाएंगे तब ना, अभी वहां पहुंचने में बहुत देरी है, लेकिन पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कवरिंग। तो इसी को डिवाइड करते हैं हम लोग, है ना। जब यहां पढ़ेंगे तो फिर इसके भी बहुत वेराइटीज हैं। जब ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू हम लोग पहुंचेंगे तो आप देखेंगे इसमें भी बहुत टाइप्स आएंगे, तो जब पहुंचेंगे तब लिखेंगे, है ना। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू ये फिर से 2 तरीके का होगा। कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू फिर से क्या होगा, 2 ही तरीके का होगा। सिंपल है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। अगर एक ही लेयर का होगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और कई लेयर के होंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। एक ही लेयर का होगा तो क्या कहेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कई लेयर के होंगे तो कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन चलिए मैं लिख भी देता हूं, तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होगा, मल्टी लेयर्ड, मल्टी-लेयर्ड। और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है, यूनिलैमिनर या यूनिलेयर्ड, एक ही लेयर के हैं। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, मल्टीपल लेयर्स के हैं, तो कोई भी पूछ सकता है कि भाई बताइए कितने लेयर्स के हैं, यानी इसके 2 वैरायटी होंगे। जैसे ही आपने कहा कंपाउंड, कंपाउंड मतलब मल्टीपल लेयर्स के हैं, तो कोई भी सवाल पूछ सकता है कि भैया कितने लेयर्स के हैं। तो कहा जाता है अगर 5 से ज्यादा लेयर के होंगे तो उसका नाम होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, और अगर 5 से कम लेयर का होगा तो उसका नाम होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। यानी यहां पे 2 ही चीज है, कई लेयर्स के हैं, लेकिन अगर मोर देन 5 लेयर्स हैं, मोर देन 5 लेयर्स हैं तो क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफाइड। और अगर लेस देन 5 लेयर्स हैं, लेस देन 5 लेयर्स हैं तो नाम क्या होगा, उसे कहेंगे ट्रांजिशनल। ध्यान दीजिए, यही हो ट्रांजिशनल, इसके पास क्या नहीं होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगा, यही एक्सेप्शनल केस आएगा बाद में, है ना। तो कवर, अगर कवरिंग बनाने का काम करते हैं तो 2 ही चीजें, या तो एक लेयर होगा या कई लेयर होगा। कई लेयर होगा तो फिर 2 ही चीजें, या तो 5 से ज्यादा लेयर होगा तो स्ट्रैटिफाइड कहेंगे, 5 से कम लेयर होगा तो ट्रांजिशनल कहेंगे। तो चलिए जब यहां पहुंचेंगे तब ना, अभी यहां पहुंचने में बहुत वक्त है, लेकिन फिर से हम लोग वापस आते हैं। एक ही लेयर का होगा तो, एक ही लेयर का होगा तो क्या कहेंगे, सिंपल। तो सिंपल के फिर से कितने वैरायटी होंगे, सिंपल के वैरायटी होंगे 3। इसका सबसे पहला वैरायटी होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इसके दूसरे वैरायटी का नाम होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और इसके तीसरे वैरायटी का नाम होगा सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। देखिए एक ब्रॉड चार्ट हम लोगों ने बना लिया है ना। हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम लोग प्रवेश करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिंपल स्क्वामस पढ़ेंगे। जब ये खत्म होगा तो क्या पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल पढ़ेंगे, और जब ये भी खत्म होगा तो क्या पढ़ेंगे, सिंपल कॉलुमनर पढ़ेंगे। लेकिन जब सिंपल क्यूबॉइडल पढ़ेंगे तो इसके कितने वैरायटी होंगे, सिंपल क्यूबॉइडल के फिर से 4 वैरायटी होंगे। वैसे जब सिंपल कॉलुमनर पहुंचेंगे तो इसके भी फिर से 4 वैरायटी होंगे। अभी लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पहुंचने में अभी वक्त है, बेवजह सिर्फ जगह भी मेरे पास यहाँ पर काफी कम है, और जगह की कमी होने की वजह से
ठीक वहीं पर लिखेंगे जब इसको पढ़ते नजर आएंगे। तो देखिए, और जब स्ट्रेटिफाइड पहुंचेंगे तो फिर से इसके भी 5 वैरायटी होंगे। तो देखिए एक जिस्ट हम लोग को मिला। मैं फिर से लास्ट फाइनल बार रिपीट कर रहा हूं, अब डिटेल में चलेंगे हम लोग। अब डिटेल में चलने की बारी है। 2 तरीके के एपिथेलियल टिश्यू, या कवर बनाएंगे या ग्लैंड बनाएंगे। जब ग्लैंड पहुंचेंगे तब इसको डिटेल करेंगे। लेकिन अगर कवर बनाएंगे तो 2 घटना, या तो 1 लेयर के होंगे तो सिंपल, या कई लेयर के होंगे तो कंपाउंड। अगर 1 लेयर के होंगे तो 3 तरीके के, स्क्वामस हो सकती हैं, कीवाइडल हो सकते हैं, लेकिन इसके 4 वैरायटी और होंगे, कॉलमनर हो सकते हैं, इसके 4 वैरायटी और होंगे। तो इस जगह तक अगर हम लोग पहुंच जाएंगे तो सिंगल लेयर वाले को खत्म कर लेंगे, और जब सिंगल लेयर खत्म हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे मल्टीपल लेयर में। तो पहले क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेटिफाइड, लेकिन उसके भी 5 वैरायटी होंगे, और जब ये खत्म कर लेंगे तो कहाँ जाएंगे? ट्रांजिशनल। तो एक जिस्ट हम लोग ने बना लिया कि कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे सबसे पहले किस टिश्यू को हम लोग को पिक करना चाहिए। सबसे पहले पिक करना चाहिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये खत्म, तो फिर इसको खत्म करेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, और फिर इसको खत्म करेंगे। तब जाके जब ये खत्म होगा तब ग्लैंड्स पर हम लोग जाएंगे। तो पहला हेडिंग हम लोग का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा आंसर हिंट यहां पर हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर कोई टिश्यू सिंगल लेयर में है या अगर कोई टिश्यू मल्टीपल लेयर में है तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। देखिए, अगर कोई टिश्यू सिंगल लेयर में होगा ना तो इसके लिए सिक्रेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना बहुत आसान होगा, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक ही लेयर का है ना। अगर छिल गया तो डैमेज हो गया, खत्म, खेल खत्म। लेकिन ठीक उल्टा, अगर कोई टिश्यू मल्टीपल लेयर का है, कई लेयर के मोटे हैं, कई लेयर की थिकनेस है, तो क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन बहुत आराम से दे देगा, क्योंकि कई लेयर का है, जल्दी डैमेज नहीं होगा। लेकिन क्या नहीं करेगा? इसके लिए सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन करना आसान काम नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल जितने भी वैरायटी हैं इनके लिए सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन तो आसान होगा, प्रोटेक्शन आसान नहीं होगा। और ठीक उल्टा, कंपाउंड में जो भी होंगे इनके लिए प्रोटेक्शन तो आसान होगा, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन आसान नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले वैरायटी में आते हैं, नाम है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और धीरे धीरे हम लोग डिटेल में चल रहे हैं। अब हेडिंग है हम लोग का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। शुरुआत करते हैं हम लोग। नीचे एक बेस बनाना होगा, है ना। बेस कैसा बनाएंगे? इस तरीके से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पर बनाएंगे। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कैसे होंगे? बिल्कुल चपटे चपटे सेल होंगे। बिल्कुल कैसे होंगे? फ्लैट फ्लैट, बिल्कुल चपटे सेल, है ना। चपटे से सेल को हम लोग बनाते हैं, ऐसे सेल हम लोग बनाएंगे। और इसका न्यूक्लियस भी है ना बिल्कुल चपटा, इस तरीके से न्यूक्लियस इसका हम लोग बनाएंगे, है ना। अगर नहीं न्यूक्लियस अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो मैं इसके न्यूक्लियस को, एक न्यूक्लियस को बाहर निकाल कर बना देता हूं। इसका न्यूक्लियस मैं बाहर बना रहा हूं, कैसा दिखेगा? वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। इसको हम लोग क्या नाम दिया करेंगे? इसको हम लोग ट्रांसवर्सली ओवल नाम दिया करेंगे। ओवल शेप्ड है, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, लेकिन कैसा है? ट्रांसवर्स है ना। अगर न्यूक्लियस कहीं भी ऐसा दिखेगा तो इसको क्या नाम देंगे? लॉन्गिट्यूडनली ओवल। न्यूक्लियस कहीं भी ऐसा दिखेगा तो इसको क्या नाम देंगे? राउंडेड नाम दिया करेंगे। और ऐसा दिखेगा तो क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सली। ध्यान दीजिएगा, जितने भी टिश्यू हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसमें 3 ही वैरायटी के न्यूक्लियस होंगे। कहीं पे कैसे दिखेंगे? राउंडेड न्यूक्लियस। कहीं पे कैसा दिखेगा? लॉन्गिट्यूडनली ओवल दिखेगा। और कहीं पे कैसा दिखेगा? ट्रांसवर्सली ओवल न्यूक्लियस दिखेगा। और यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको? ट्रांसवर्सली ओवल न्यूक्लियस नजर आएगा। अब इसको डिस्क्राइब करना है, यही जो भी दिख रहा है यही है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्या कह सकते हैं? जो दिख रहा है वो आपको बोलना है। सेल कैसे दिख रहे हैं? थिन दिख रहे हैं, काफी पतले से, क्योंकि चपटे चपटे हैं ना। बिल्कुल इमेजिन कीजिए, बिल्कुल दबा दी आप, जो भी दिख रहा है आप इसको बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल दबा कर सोचिए कैसा दिखेगा। सेल बिल्कुल थिन दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है। ये आप देखिए, किसी भी चीज का व्यू जो है ना अलग अलग तरीके से बदल जाता है। जैसे मान लेते हैं इस पेन को मैंने क्या किया, फिलहाल ऐसे पकड़ कर रखा हुआ है। फिलहाल आप जरा सोचिए आपको क्या दिख रहा है? आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो राउंडेड दिख रहा है।
लेकिन मान लेते हैं इस स्ट्रक्चर को मैंने यहां से पकड़ा और लेकर बाहर निकाला, इस तरीके से बाहर निकाला, क्या अभी भी आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं, आपको काफी लंबा एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर फिलहाल नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि अगर व्यू बदलता है ना, इमेज भी बदल जाएगा। तो फिलहाल मान के चलिए कि जो इमेज आप देख रहे हैं कैसे दिख रहे हैं, आप इसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, आप इसको किधर से देख रहे हैं? सामने से देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूं, ये कैसा दिख रहा है? ये फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं। लेकिन सेम सेल को अगर आप इसके ऊपर से जाकर इस तरीके से जाकर देखने की कोशिश करेंगे ना, लुक बदल जाएगा। सेम सेल अगर आप इसको अपर व्यू से देखेंगे तो सेम सेल कुछ इररेगुलर इस तरीके का नजर आने लगेगा, सेम सेल कुछ इररेगुलर ऐसा नजर आने लगेगा, लाइक दिस। यानी सेम टिश्यू हम लोग सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को कितने व्यू से पढ़ सकते हैं? 2 व्यू से। इस व्यू को क्या कहेंगे? फ्रंट व्यू। इस व्यू को हम लोग क्या कहेंगे? अपर व्यू, है ना? इस व्यू का नाम क्या होगा? अपर व्यू। अब डिस्क्राइब करना है, चाहे फ्रंट व्यू को देखकर डिस्क्राइब करें या अपर व्यू को देखकर डिस्क्राइब करें। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में क्या क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं जो दिख रहा है वो बोल रहा है। द सेल्स आर थिन, बिल्कुल पतले से हैं, फ्लैट, बिल्कुल चपटे से हैं। इस व्यू को देखकर क्या बोल सकते हैं? इररेगुलर इन शेप, इसी को हम लोग पॉलीगोनल इन शेप भी कह सकते हैं। और न्यूक्लियस कैसा है? तो न्यूक्लियस सभी का सिंगल है, एक एक न्यूक्लियस सबके अंदर है, और देखने में कैसा दिख रहा है? तो ट्रांसवर्सली ओवल्स जैसे शेप का दिखता है। फिनिश हो गया, इतना ही तो बोलना है। तो एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द सेल्स आर थिन, फ्लैट, पॉलीगोनल और इररेगुलर इन शेप, सिंगल न्यूक्लिएटेड, ट्रांसवर्सली ओवल न्यूक्लियस। फिनिश्ड। इसी का नाम पड़ता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन इस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को 2 और नया नाम पड़ने वाला है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को 2 और नया नाम देंगे। अगर आप इस फ्रंट व्यू को देखेंगे तो ये सेल देखने में कैसे दिख रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि वेवी अपीयरेंस है? वेव के समान देखिए इस तरीके से अपीयरेंस है। और यही वजह है कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू ऐसे वेवी अपीयरेंस देने की वजह से इसका एक और नया नाम पड़ जाता है, टेस्सेलेटेड एपिथेलियम। यानी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को एक और नाम देंगे तो क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे टेस्सेलेटेड एपिथेलियम। टेस्सेलेटेड एपिथेलियम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेस्सेलेटेड एपिथेलियम क्यों कहा गया? आंसर क्या होगा? ड्यू टू इट्स वेवी अपीयरेंस, वेव के समान अपीयरेंस देखने की वजह से इसका नाम टेस्सेलेटेड एपिथेलियम है। लेकिन अगर आप इस इमेज को देखेंगे, इस व्यू को देखेंगे, तो इसका एक और नाम पड़ने वाला है। इसी एपिथेलियम का एक और नया नाम पड़ेगा। जैसे जमीन पर हम लोग टाइल्स देखते हैं ना, जमीन पर हम लोग क्या देख रहे हैं? टाइल्स देखते हैं। तो जनरली टाइल्स क्या होते हैं? रेगुलर शेप के होते हैं, हालांकि स्पेस नहीं होता। देखिए टाइल्स को बिल्कुल सटा कर लगाया जाता है। तो एग्जैक्टली अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो ऐसा ही ना महसूस हो रहा है कि दैट मींस दे आर लुकिंग लाइक टाइल्स, उसके बीच में स्पेस नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि रेगुलर शेप के नहीं है, इरेगुलर शेप के हैं। इमेजिन कीजिए कि जिस जमीन पर टाइल्स जो हम लोग के घर में लगे रहते हैं जो कि रेगुलर शेप के हैं, अगर वो इरेगुलर शेप के शेप होते, सिर्फ शेप उसका इरेगुलर होता, तो कैसा दिखता? वैसे ही दिख रहा है ना, ये वैसे ही दिख रहा है लगभग। और इस तरीके का लुक होने की वजह से इसका एक और नया नाम पड़ता है, इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो यानी इसका एक और नाम पड़ेगा पेवमेंट मेम्ब्रेन। इसका एक और नया नाम पड़ा पेवमेंट मेम्ब्रेन। तो देखिए 3 नाम जिस टिश्यू को हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहला टिश्यू है, इसका नाम है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सेल थिन है, फ्लैट है, पॉलीगोनल है, इरेगुलर शेप है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस है, हैं और ट्रांसवर्सली ओवल नजर आते हैं। प्लस वेवी अपीयरेंस होने की वजह से इसका एक और नाम पड़ा टेस्सेलेटेड एपिथेलियम। प्लस टाइल्स ऑन द फ्लोर, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, लुक्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, जैसे जमीन पर बिछे हुए टाइल जैसे दिखेंगे तो क्या नाम पड़ेगा? आंसर होगा पेवमेंट मेम्ब्रेन। पेवमेंट मेम्ब्रेन नाम इसलिए पड़ा बिकॉज इट लुक्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। देखिए फिनिश हो गया, इतना ही तो पूछा। अब पूछेगा फंक्शन, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल बोल रहे हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? इतना पतला है, इतना थिन है ना कि इसके लिए किसी भी चीज का सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन करना बहुत आसान है। आम बोलचाल की भाषा में आप इसको डिफ्यूजन कह सकते हैं कि कोई भी चीज, जो भी चीज चाहे, इसको आराम से इस पार से इस पार भी जा सकता है और वापस उस पार से इस पार भी आ सकता है। यानी इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आम बोलचाल की भाषा में डिफ्यूजन। एनसीईआरटी यही लिखता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू? इट्स मेन फंक्शन इज डिफ्यूजन ऑफ एनीथिंग। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी क्या लिखता है? इट्स मेन फंक्शन इज डिफ्यूजन। खत्म हो गया। सीधे एग्जाम्पल पर जंप करना है हम लोग को। क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? कई सारे एग्जाम्पल इसके हैं, कई सारे एग्जाम्पल है। चलिए एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं।
आप जानते ही होंगे किडनी, किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन्स है ना। एक नेफ्रॉन की इमेज मैं बनाता हूं, कईयों को शायद जानकारी होगी भी, अगर नहीं भी जानकारी है तो कोई बात नहीं, नाम को जरा कैच करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे फाउंडेशन के भी हों, हो सकता है पॉसिबल है कि शायद उन्होंने इस नाम को नहीं सुना हो। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हर चीज को कभी ना कभी पहली बार सुनना होता है, और समय आता है जब, एक समय ऐसा भी आता है जब उस चीज को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ चुके रहते हैं। तो घबराना नहीं है, अगर कोई नाम आपको पहली बार सुनाई पड़ रहा है, वो नाम भी एक न एक दिन आप देखेंगे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो बस ध्यान से सुने, बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो किडनी, हम लोग क्या किस चीज पर थे, किडनी। किडनी के अंदर क्या है, नेफ्रॉन्स है। तो क्यों ना एक नेफ्रॉन की इमेज बना लेते हैं। जब एक नेफ्रॉन की इमेज बनाएंगे ना, तो उसमें कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। चलिए, तो इमेज बनाएंगे तो इमेज ऐसा ही दिखेगा, इसका नाम रखेंगे बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद एक डक्ट आता है, इसका नाम रखते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। चलिए पहले मैं इमेज बनाता हूं, फिर नामकरण पर आता हूं। फिर ये डक्ट नीचे जाता है, इसको कहते हैं हम लोग डिसेंडिंग हेले लूप, डीएचएल। फिर वापस ऊपर की तरफ आता है, इसको हम लोग कहते हैं थिन असेंडिंग हेले लूप, थिन एएचएल। फिर मोटा हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं थिक असेंडिंग हेले लूप, थिक एएचएल। फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं हम लोग डीसीटी। फिर एक स्ट्रेट डक्ट आता है, इसको कहते हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट। एक नेफ्रॉन में इतनी ही इमेज है। फिर से मैं नामकरण पर आता हूं। कप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसका नाम होता है बोमेंस कैप्सूल। दो वर्ड पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नजदीक, डिस्टल का मतलब होता है दूर। ऑलवेज रेफरेंस, बगैर रेफरेंस के काम नहीं चलेगा। जैसे सपोज कीजिए अपने ही शरीर की बात कर लें, कंधा क्या है, नजदीक है, केहूनी क्या है, दूर है। तो कंधा को क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल, केहूनी को क्या कह रहे हैं, डिस्टल, दूर है। जरा देखिए डिस्टल, अभी इसको डिस्टल या दूर मैंने कहा ना, अब इसको कंपेयर करते हैं इस ज्वाइंट से, देखिए बदल गया, अब ये प्रॉक्सिमल हो गया, नजदीक है शरीर के, और ये क्या होगा, डिस्टल, दूर हो गया शरीर से। मतलब प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब क्या होता है, नजदीक और दूर, ऑलवेज बदलता रहता है, रेफरेंस बदलेगा, एग्जाम्पल बदल जाएगा। तो हम लोग आ रहे हैं फिर से, इसका नाम है बोमेंस कैप्सूल, इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। प्रॉक्सिमल क्यों, क्योंकि बोमेंस कैप्सूल के नजदीक है। इसका नाम है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल क्यों, क्योंकि बोमेंस कैप्सूल से दूर है। नामकरण पर आ रहा है, तो बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डिसेंडिंग इन लूप, थिन असेंडिंग इन लूप, थिक असेंडिंग इन लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये नाम है। टेंशन नहीं लेना, हम लोग को सिर्फ एग्जाम्पल निकालना है वहां से। तो ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू नेफ्रॉन में कहां कहां है, तो कहा जाता है ये जो पूरा का पूरा बोमेंस कैप्सूल है स्क्वामस से ही बना है। पूरा का पूरा जो थिन असेंडिंग, पूरा का पूरा जो डिसेंडिंग हेले लूप है, ये पूरा का पूरा स्क्वामस है। ये जो थिन असेंडिंग हेले लूप है, ये भी स्क्वामस है, और जो पूरा का पूरा जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये भी स्क्वामस ही है। तो देखिए 4 एग्जाम्पल तो हमारे नेफ्रॉन में से ही आ गए। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के 4 एग्जाम्पल क्या हो गए, पहला बोमेंस कैप्सूल, दूसरा डिसेंडिंग हेले लूप यहां तक, तीसरा थिन असेंडिंग हेले लूप यहां तक, और चौथा कलेक्टिंग डक्ट। ये पूरा, ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। चलिए कुछ 2-4 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लंग्स, देखिए हम लोग तो लंग्स पढ़ भी रहे हैं, अब तो लंग्स में आ भी गए हम लोग। जब लोग लंग्स के अंदर जाएंगे तो देखेंगे काफी पतली सी थैलीनुमा स्ट्रक्चर होगी, उसका नाम रखेंगे एल्वुली। तो लंग्स के एल्वुली भी जो होते हैं ना, इसकी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। क्यों, बहुत आसान सी बात है, क्योंकि वहीं पर तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को आर पार करना है ना, और जहां स्क्वामस होगा वहीं ना आर पार होंगे अच्छे से। यानी इसका अगला, इसी टिश्यू का अगला एग्जाम्पल क्या हो गया, एल्वुली ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर के एल्वुली भी इसी के एग्जाम्पल है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग सोच के देख लेते हैं। हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब जो आर्टरी और वेन होते हैं, एक समय आएगा जब आप आर्टरी और वेन डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आर्टरी और वेन टोटल 3 लेयर के बने होते हैं, 3 लेयर होंगे। यानी उसमें सबसे बाहर की तरफ लेयर होगा, उसके अंदर की तरफ लेयर होगा, सबसे अंदर की तरफ लेयर होगा। तो जो सबसे अंदर की लेयर होती है ना, वो भी इसी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। वैसे ही ब्लड के जो कैपिलरीज होते हैं, आर्टरी और वेन तो मोटे मोटे ब्लड वेसल है ना, लेकिन सबसे पतले रेसे के समान जो ब्लड वेसल होते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपिलरी। कैपिलरी तो बस एक ही लेयर की बनी होती है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, उसका नाम होता है कैपिलरी इंडोथेलियम। ये भी स्क्वामस का एग्जांपल होगा। वैसे ही हम लोग की जो अपर आईलिड है, ये जो आईलिड है ना, ऊपर वाली अपर आईलिड, इसको हम मूव करते हैं, इसको खोलते हैं बंद करते हैं, आप इसको फिंगर से पकड़ के उठा के देखेंगे, काफी पतली सी लेयर है अपर आईलिड, ये भी स्क्वामस ही है। तो कुल मिलाकर अभी तक जस्ट क्या मिला, सबसे पतले लेयर हैं
कहाँ रखना होगा? जो वहीं रखना होगा जहां जगह भी भरपूर कम हो, जहां जगह बहुत कम हो, क्योंकि पतला है जगह कम लेगा, और जहां सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन बहुत करना हो। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? मैं सीधा रिवाइज करता हूं। पूरा बोमेंस कैप्सूल, डिसेंडिंग हिलर लूप, थिन असेंडिंग हिलर लूप, कलेक्टिंग डक्ट, अपर आईलिड, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की सबसे अंदर की लेयर, कैपिलरी की एक ही लेयर होती है, उसका नाम होता है कैपिलरी इंडोथेलियम, वो भी इसी से बना है, प्लस अपर आईलिड, ये भी काफी पतले होते हैं। तो ये जितने भी नाम आपने सुने ये काफी थिन लेयर्स हैं, और ये सारे के सारे स्क्वामस से बने हैं। प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन जो सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं। तो चलिए, हम लोग ने आज सिंपल स्क्वामस को खत्म किया। बहुत ही ज़्यादा स्लो मैं चल रहा हूँ फिलहाल, लेकिन आप भी जानते हैं समय की हम लोग को भरपूर कमी रहती है। अगले साल के एग्जामिनेशंस ऑलवेज समय पर ही होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। यानी हम लोग के पास वक्त काफ़ी कम ही है। ऑलरेडी हम लोग लगभग जून मिड क्रॉस कर चुके हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि वक्त की कमी की वजह से अगर देखा जाए तो सिलेबस हम लोग को थोड़ा स्पीड से ही चले तो बेहतर होगा। तो आज पहला क्लास था मेरे हिसाब से, आपके लिए तो मेरा पहला क्लास ही था, लेकिन बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा सा हम लोग को स्पीड को बढ़ाना होगा और समय का ख्याल यहाँ पर करना होगा। तो चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको इसके जो नोट्स मैं अवेलेबल करा दूंगा, जहाँ तक के नोट्स हैं मेरे पास मैं दे देता हूँ, और जहाँ से नहीं मिलेंगे आप समझ लीजिएगा, आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके प्रॉब्लम सॉल्व भी होंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।